जोहार बच्चों, आज मैं आपकी शिक्षिका खुशबू वर्मा आज फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ और आपके बीच आरोह पाठ पुस्तक का पहलवान की ढोलक पाठ लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों ने पहलवान की ढोलक पाठ का भावार्थ सुना समझा, इस पाठ में हम इसके प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आपको याद होगा कि पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी थी और फणीश्वरनाथ रेणु की विशेषता लोक कला को उभारने में, लोक संस्कृति को उभारने में उनकी पहचान रही है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी में पाठ के साथ, पाठ के आसपास और भाषा की बात। ये आपके प्रश्नोत्तरी में पाठ के अंतर्गत है और हम लोग शुरुआत करेंगे पाठ के साथ में। पाठ के साथ में देखेंगे कहानी से संबंधित क्या प्रश्न है, कहानी आपको कितनी समझ में आई है, कहानी में आपको क्या समझना है, यह जांचने का प्रयास पाठ के साथ में किया गया है। और पाठ के साथ का पहला प्रश्न हम देखेंगे आज। पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है? उन्हें शब्द दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है? शब्द दीजिए। तो जैसा कि पाठ हमने पढ़ा, कहानी देखा, यह बात आप बेहतर समझ गए होंगे कि कुश्ती और पहलवानी में, कुश्ती और ढोलक में बहुत ही गहरा संबंध है, जिसके कुछ शब्द आपको कहानी में पढ़ने में, सुनने को मिले होंगे, पढ़ने को मिले होंगे। पहला है, देखिएगा, चड्ढा गिरधा। चड्ढा गिरधा का मतलब क्या बताया गया है? आजा भिड़ जा। चढ़ाक चड्ढा उठाकर पटक दे। ढाक दीना मतलब वाह पट्टे। चट गिरधा मतलब मत डरना। ढाक दीना तिरपट दिना यानी दाव काटो और बाहर हो जाओ। इस तरह से बच्चों देखिए, ये जो शब्द है ध्वन्यात्मक शब्द है। ध्वन्यात्मक शब्द मतलब जिसमें ध्वनि उत्पन्न हो। ध्वनि जिन शब्दों से उत्पन्न होती है वैसे शब्दों को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। और इस पाठ में मुख्यतः इन्हीं ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे लुट्टन पहलवान हमेशा प्रेरणा पाता रहा है। कुश्ती और ढोल में एक गहरा संबंध है, जिससे पहलवान अपने आप को प्रेरित महसूस करते हैं, प्रेरणा महसूस करते हैं इन शब्दों से। और जिस तुकबंदी से वो प्रेरणा पाते हैं, वो शब्द कुछ यहाँ दिए हुए हैं जो आपकी कहानी में भी हैं। तो और ये जो सारे दाव पेच हैं, ये हमारे मन में भी जोश उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यह ध्वन्यात्मक शब्द है और नाद सौंदर्य की अनुभूति कराते हैं। और हमारे मन में भी जोश उत्पन्न होता है, किसी के मतलब चुनौती का एहसास होता है कि कोई चुनौती, हम गहरी चुनौती ले रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करने में, उस चुनौती को एक्सेप्ट करने में सक्षम हो पाते हैं। और यही चीजें हमारे मन में शक्ति का संचार करती हैं। दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? इस प्रश्न को समझने के लिए बच्चों हम देखेंगे कहानी के किस किस मोड़ पर, यानी कि लुट्टन के जीवन में कौन कौन से पड़ाव किस किस मोड़ पर आए। पहला, लुट्टन जब 9 वर्ष का था तो उसके माँ बाप का साया उसके सिर से उठ गया। 9 वर्ष की उम्र काफी छोटी होती है, काफी छोटी अवस्था होती है। और उसके बाद उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। उसके बाद आगे देखें तो वहीं सास के आश्रय में पल बढ़कर बड़ा हुआ और चांद सिंह से कुश्ती लड़कर
वो राज पदवी पाता है, यानी राजघराने का पहलवान वो बनता है। उसके 15 साल तक उसका जीवन बहुत ही बेफिक्री से चलता है, लेकिन जैसे ही राजा की मृत्यु होती है तो वह राजा की मृत्यु के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो उसका खर्च वहन करने में असमर्थता जताते हैं और उसे अपने राज दरबार से हटा देते हैं। इसके बाद वो मजदूरी तक करने पर विवश होता है, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देता है। राज दरबार में सम्मान पाना बच्चों कोई बहुत छोटी बात नहीं थी। राज दरबार में सम्मान केवल उच्च जाति के लोग पाते थे, लेकिन नीची जाति का होने के बावजूद लुट्टन ने यह स्थान पाया। इसके बाद उसके जीवन तंगहाली में गुजरी और जीवन उसके बेटों की मृत्यु भी हो जाती है और जीवन के अंतिम पड़ाव में भी वह बेहाली बदहाली में जीवन जीता है। इन्हीं बातों को आपको शब्दों में पिरोना है और अपनी भाषा में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है। क्योंकि पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको समझाया बताया कि लुट्टन पहलवान नीची जाति का था और ऐसे में उसे शिक्षा देने वाला उस जमाने में कौन होता। नीची जाति वालों को शिक्षा कौन देता पहलवानी की, जो कि पहलवानी का पेशा उच्च जाति के लोगों के हिस्से आता था। तो ऐसे में उसका गुरु ढोल होता है। पहले प्रश्न के जवाब में के समझाने के क्रम में आपको बताया चटाक चढ़ा, चटाक गिरधा, ढाक तीना, है ना। इस तरह के जो ध्वन्यात्मक शब्द आपको बताए गए, ये सारे शब्द उसमें जोश एवं ऊर्जा का संचार करते हैं और उसे प्रेरणा मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लुट्टन पहलवान यदि कहता है कि उसका गुरु ढोल है, ढोलक है, तो वह सही कहता है, क्योंकि वह मिट्टी से ही प्रेरणा पाता है, ढोलक से ही प्रेरणा पाता है। ढोलक की हर आवाज, जैसे ढाक तीना, तिरकट थीना, है ना, ये सारे शब्द जो हैं उसे उसमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जोश पैदा करते हैं। तो इस तरह उसका गुरु ढोल ठहरता है। चौथा प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। दंगल उसको कहते हैं जहां पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। दंगल में ढोल की आवाज चुनौती देने की ताकत पाने वाले लुट्टन के जीवन में ढोल की महत्वपूर्ण भूमिका थी और अपने बेटों के मर जाने के बावजूद लुट्टन पहलवान महामारी को चुनौती देता प्रतीत होता है। उसे लगता है कि ये ढोल की आवाज महामारी को चुनौती देती है, इसलिए वह ढोल बजाता है। हालांकि ढोलक में महामारी को रोकने की ताकत तो नहीं है ना, वो किसी बीमारी को ताकत मतलब रोकने की क्षमता तो उसमें नहीं है, लेकिन ये ढोलक की आवाज बताती है कि ये मृत प्राय लोग, मरे हुए लोगों के जीवन में भी, मरा हुआ लोग, अब जैसे जो सचमुच का मर गया, जिसकी सांसें खत्म हो चुकी है, उसमें तो कोई रक्त का संचार नहीं हो सकता, जीवन का संचार नहीं हो सकता, लेकिन जिसके भी सगे संबंधी गए हैं, बाल बच्चे गए हैं, वो तो लगभग मृत प्राय है। और उन मृत प्राय लोगों में ढोल की आवाज जीवन का संचार पैदा करती है और साथ ही साथ ढोलक बजाकर वह अपने मन में यह भी भाव रखता है कि जिस गांव ने उसे इतनी ख्याति दी, इतनी प्रसिद्धि दी, इतना मान सम्मान दिलाया, वह उसका कर्ज उतार रहा है। और बेटे मर जाते हैं, उनके मरने की बाद भी वह ढोल बजाता है, तो यह बताता है कि वह निराश नहीं हो रहा और जीवन जीने से और मौत की लड़ने की ताकत जो है ये ढोलक उसमें देती है। और
यह एक सच्चे लोकनायक होने की पहचान कराती है कि लुट्टन एक सच्चा लोकनायक है, और यह भी दिखाता है कि अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी वो ढोलक बजाता है, मतलब उसके लिए अपने दुख से बड़ा दुख गांव का दुख दर्द है, इसलिए वह लोगों के जीवन में ढोल बजाकर ऊर्जा का, आशा का संचार करता है। 5वां प्रश्न है बच्चों, ढोलक की आवाज का पूरे गांव में पर क्या असर होता था? जैसा कि हमने समझा कि ढोल की आवाज इस समय गांव जो है भुखमरी और महामारी का दंश झेल रहा है ना, भुखमरी और महामारी को झेल रहा है। ऐसे समय में ढोलक की आवाज उनके जीवन में संजीवनी का काम करती है, और जब लोग मरते हैं तो समझ लीजिए कि उनको प्राण त्यागने में भी तकलीफ नहीं होती। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जीवन शक्ति है कि उन्हें जीवन के लिए या मृत्यु के भय से भयभीत नहीं कर रही। तो इस प्रकार रात भर ढोलक की आवाज जो है मौत के सन्नाटे को दूर करती प्रतीत होती है और पूरे गांव को मौत से लड़ने की ताकत देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? जब महामारी गांव में फैलती है और सूर्योदय होता है, उस समय के सूर्योदय में लोग अपने घरों से निकलते हैं, अपने सगे संबंधियों को, भाई बंधुओं को जाकर उनके घर पर सांत्वना देते हैं, क्योंकि उनका भी कोई सगा संबंधी जो है, कोई रिश्तेदार, कोई अपना भूखमरी और महामारी के दंश को झेल रहा है। कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और उनको वो सांत्वना देने जाते हैं सूर्योदय के साथ। उन्हें एक हौसला रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है धीरे धीरे मौत अपना सन्नाटा बुनता है और सभी अपने घर में कैद हो जाते हैं और अपने बच्चे को ढाढ़स देने की भी लालसा उनमें नहीं बचती। यानी सूर्योदय उनमें ऊर्जा का संचार करता प्रतीत होता है और सूर्यास्त उनकी सारी हिम्मत, उनका सारी ऊर्जा खत्म होने की सूचना देता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। इसका पहला प्रश्न है क, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं? सबसे पहले तो बच्चों हम ये समझ लें कि राजा महाराजाओं का दौर नहीं रहा और आज लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र में उनकी योग्यता को प्रमाणित किया जाता है, वो किसी की शौक के लिए नहीं हो सकते। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो भी खिलाड़ी हैं तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो उनको वो जो भी पदक, जो भी मेडल्स जीतते हैं, जो भी प्रतियोगिता जीतते हैं जिस क्षेत्र में भी, उसको सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाता है। लेकिन वो सरकार के घर में नहीं रह सकते। जिस मंत्री ने उसे सम्मानित किया या जिस व्यक्ति ने उसे सम्मानित किया वो उसके होकर नहीं रह जाते, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हैं। तो ऐसा माहौल अब नहीं है। लोकतंत्र तो नहीं है, लोकतंत्र है आज, है ना। और दूसरी चीज है कि नए रीति रिवाज के नाम पर लोगों ने सभ्यता से मुंह मोड़ लिया है और अब इस तरह की चीजों को लोग बेकार की चीज मान रहे हैं, पुराने जमाने का खेल कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, इनकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती और दंगल जैसे शौक की जगह अब पूर्णतः क्रिकेट है, पोलो है, बॉक्सिंग है ना, तीरंदाजी है, निशानेबाजी है। ये सारी चीजें जो हैं
अब सेंटर पे आ गई हैं। कुश्ती और जंगल गांव देहातों में अब नहीं होते। कुश्ती जो है रेसलिंग जैसे, कुश्ती को रेसलिंग भी कहते हैं, तो कुश्ती जैसा खेल अब आपका अन्य प्रतियोगिता में आता है और लोग वहां नाम कमाते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो कुश्ती को जैसे हम अपने गांव मोहल्लों से उठा करके, मोहल्लों से गांव से उठा करके जिला पर, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन करा सकते हैं, लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, है ना। उसको प्रायोजित, अच्छे लोग अगर उसे प्रायोजित करें, स्पॉन्सर्ड जिसको कहते हैं, स्पॉन्सर्ड करें, पैसा लगाएं उस खेल में, तो उस खेल को तवज्जो मिलती है, तरजीह मिलती है ना। और इस कुश्ती के प्रदर्शन के आधार पर अगर लोगों को रोजगार दिया जाए तो उससे उनकी जीविका का पालन होगा, तो लोग उस और भी आकृष्ट होंगे। क्योंकि यार शौक के लिए करने से काम नहीं चलेगा। अगर उसके लिए आजीविका, हमको किसी भी काम के लिए अगर हमको पैसा नहीं मिलता है तो हम उस काम को कब तक कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जब तक भरण पोषण होता है और उस काम में, किसी काम में इंटरेस्ट होता है और उससे भरण पोषण होता है तो उसको करने में और हमारा मन लगता है। ठीक है। और इसी तरह मेलों में, कुश्ती दंगल, मतलब जगह जगह पर इसका आयोजन करा करके इसे एक नई पहचान दी जा सकती है। मेरी समझ से आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको कहीं परेशानी होती हो तो आप प्लीज कमेंट करें। आपको जो भी दिक्कत होगी उसका समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 8वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, है ना। तो ये जो है इतनी घनी रात है, अमावस्या की घनी काली रात है और इसमें गांव पूरी महामारी को झेल रहा है। गांव पूरी तरह से भयभीत है। इसमें सन्नाटे के अलावा, अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। मौत का सन्नाटा बहुत डरावना होता है ना। तरह तरह की आवाजें आती हैं। भूतहा सिनेमा आप लोगों ने देखा होगा, डरावना सिनेमा, ड्रामी सिनेमा, है ना। तो उस तरह के भूतिया सिनेमे में या भूतिया सीरियल्स में आप देखते हैं, डर होता है। तो उस तरह का सन्नाटा बड़ा भयावह होता है ना। अगर कहीं से कोई सृष्टि या पेड़ की आग भी निकलती थी तो वो दब कर रह जाते थे और अंधकार जो था वह विजयी होता प्रतीत होता था और अपने खुशी प्रकट करता था। और इतनी भयानक परिस्थितियां थी कि यदि कोई भावुक भी होता था कि चलो इस स्थिति से इनको निपटा दिया जाए या इनके थोड़े आंसू पोंछने की कोशिश की जाए, तो उस बेचारी की कोशिश गहरे सन्नाटे में, अंधकार में ही खत्म हो जाती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। मानवीकरण मतलब होता है उसका पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण की अंग्रेजी होती है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि किसी भी चीज को इस तरह से चित्रित करना कि बिल्कुल लगे कि वह सजीव है ना। जिस तरह से इंसान के लिए, मनुष्य के लिए हम किसी अलंकरण का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह का प्रयोग मानवीकरण में होता है। मानवीकरण एक तरह का अलंकार है। जब अलंकार की वीडियो बनेगी तो आप उसमें देखेंगे, समझेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि बस किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, प्रकृति में किसी भी चीज का मानवीकरण किया गया। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगी, निराला की कविता है,
आसमान से संध्या सुंदरी आ रही है धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ संध्या जो कि शाम है, धीरे धीरे शाम हो रही है, कवि का यह कहना है। लेकिन वो संध्या को सुंदरी कहता है। सुंदरी तो लोग किसी लड़की को, औरत को कहते हैं, है ना। तो इस तरह से उसका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है। तो यहाँ कहा जाता है, प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति का मानवीकरण किन किन स्थलों पर किया गया। कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहला पता चलेगा कि पहले पंक्ति है, मलेरिया और हैजे से त्रस्त गांव भयार्त शिशु की भांति कांप रहा। भयार्त शिशु, भय से जो शिशु बिल्कुल आतंकित है उसकी तरह कांप रहा था। दूसरा, अन्य तारे उसकी भावुकता पर या असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। खिलखिलाकर तो इंसान हंसता है, तारे क्या हंसे हैं? तारे को हंसते कभी देखा है? आसमान को हंसते, सूरज को हंसते, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इनका मानवीकरण किया गया है। तीसरा, तुमने मिट्टी की लाज रख रही है। मिट्टी का पर्सोनिफिकेशन, लाज तो किसी इंसान का आदमी रखता है ना। इज्जत, लाज रखना मतलब इज्जत रखना, इज्जत बचाना, सम्मान बचाना। चौथा है, विभिन्न स्थलों पर ढोलक की आवाज का पर्सोनिफिकेशन किया गया, मानवीकरण किया गया है। और पांचवा है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। यहाँ रात का व्यक्तिकरण किया गया, सॉरी मानवीकरण किया गया है। इस तरह से आपका पाठ के साथ ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अगले में हम लोग पाठ के आसपास देखेंगे। धन्यवाद।